हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं लोड बैलेंसर का। इससे पहले अगर आपने देखा होगा तो हमने जो EC2 इंस्टांस पे बेसिक वर्क होते हैं वो सारे हमने सीख लिए थे कि कैसे वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे टाइप चेंज कर सकते हैं, या अगर हमें टाइप में अपग्रेड डाउनग्रेड करना हो वो हम कैसे कर सकते हैं, या अगर हमें नया इंस्टांस क्रिएट करना हो या विंडोज़ का मान लीजिए आपको OS लेना हो वो कैसे यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप कैसे सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले की वीडियो में सीख ली है। अब अगर हमारा नया टॉपिक की बात करें तो हम नए टॉपिक में लोड बैलेंसर पढ़ने जा रहे हैं। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि लोड बैलेंसर अगर आप समझे तो एक तरह से होता है कि आपके लोड को बैलेंस करना, जो आपका सिस्टम है उसके लोड को बैलेंस करना। लोड क्या आता है सिस्टम पे आपकी ट्रैफिक आती है। तो जो हमारी ट्रैफिक होती है, जैसे मान लीजिए हम किसी वेबसाइट को हिट करते हैं, तो अगर हम मान लीजिए या ज़्यादा एक बार में बहुत ज़्यादा हिट आते हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे की साइट हुई या और जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब की साइटें हुई, इनमें बहुत ज़्यादा हिट आता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका एक सर्वर ये सारा लोड संभाल नहीं सकता। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, आपकी जो इनकमिंग ट्रैफिक होती है उसको एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्योंकि लोड बैलेंसर खुद ट्रैफिक को नहीं रोकता है, बस एक तरह से आप समझो कि उसको डायरेक्शन दे देता है कि आप भाई इस ट्रैफिक को इस सर्वर पे पहुंचा दीजिए, इस ट्रैफिक को इस सर्वर पे पहुंचा दीजिए, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार। तो यही बेसिक काम होता है लोड बैलेंसर का। जैसे कि अगर आप बात करो, आप कभी गए होंगे शॉपिंग मॉल में गए होंगे या मान लीजिए आप मूवी देखने गए होंगे, तो आपने देखा होगा एक से ज़्यादा काउंटर होते हैं। ऐसी जगह पे जहाँ पे एक से ज़्यादा काउंटर हैं तो वहाँ की सिचुएशन आप समझो कि वो एकदम परफेक्ट सिचुएशन होती है एक लोड बैलेंसर को समझने के लिए। हालांकि अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया है तो आप भीड़ कम देखते हैं, लोग डायरेक्टली बुक करके जाते हैं और सीधा जैसे मूवी देखने जा रहे हैं तो सीधा देखने पहुँचते हैं। बट अगर आप समझो, जैसे अगर मान लो आप एक एग्जांपल ले लो इंडियन रेलवे का अगर मान लो आप टिकट काउंटर पे जाओ तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 10 तक भी होते हैं। जैसा स्टेशन है उस अनुसार काउंटर बनाए हुए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जब टिकट लेने पहुंचते हैं, आप सबसे पहले देखते होंगे हम क्या काम करते हैं, हम खड़े होके देखते हैं कि 1 से लेके 10 काउंटर अगर बने हैं, किस काउंटर पे भीड़ कम है हम उस काउंटर पे जाके लाइन लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा समय बचेगा और हमें आउटपुट जो, जैसे अगर हमें टिकट लेना है तो वो हमें टिकट मिलेगा। अगर अब मान लीजिए दूसरी सिचुएशन इसी में हम डालते हैं कि मान लीजिए गर्मी आ गया और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो टिकट ले रहे हैं या जो टिकट दे रहे हैं उनके लिए तो पहले से AC लगी होती है, लेकिन मान लीजिए जो टिकट ले रहे हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने बोला कि हम केबिन बना देंगे और उसके अंदर AC लगा होगा और उसमें आप जाके लाइन में लग के टिकट लीजिए। अब अगर एक आदमी बाहर से आता है तो उसे अगर अंदर की सिचुएशन नहीं दिख रही है तो मान लीजिए किसी एक जो केबिन है उसमें घुसा, वहां पे देखेगा वो बहुत ज़्यादा भीड़ है। हो सकता है वो ये सोचे कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं ऐसा करता हूँ मैं टिकट नहीं लेता हूँ, मैं बस से चला जाऊँगा या कोई और दूसरे तरीके से चला जाऊँगा। तो अगर मान लीजिए सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मान लीजिए कि वो जिस केबिन में घुसा सारी भीड़ उसी में गई हो और बगल वाला केबिन हो सकता है खाली पड़ा हो। तो क्या हुआ सिचुएशन कि उसने वो देखा नहीं कि वो दूसरा केबिन खाली है। वो ये तो कर नहीं सकता कि 10 के 10 केबिन में जाके देखता, तो वो उसने अपना एक केबिन में देखा और वहां से उसने अपना एक अंदाजा लगाया कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और अभी मैं टिकट नहीं ले रहा हूँ, मैं बस से चला जाऊँगा। इसका क्या नुकसान हुआ? इसका पहला नुकसान तो रेलवे को हुआ। रेलवे को नुकसान ये हुआ कि अगर वो टिकट से जाता तो मतलब रेलवे का टिकट खरीदता तो रेलवे को प्रॉफिट होता। दूसरा ये हुआ कि उसके दिमाग में ये धारणा बन गई कि यहाँ पे सर्विस बहुत स्लो रहती है, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, जाएगा ही नहीं। यही सेम सिचुएशन जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन साइट पे गए, मान लीजिए आप गए फ्लिपकार्ट पे एक बार शॉपिंग करने, आपको बहुत स्लो सर्विस मिली। दूसरी बार आप सोचोगे कि उसकी सर्विस स्लो है तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे किसी साइट पे प्रेफर करता हूँ, जैसे अमेजोन हुआ। तो ये सिचुएशन को बचाने के लिए लोड बैलेंसर आया। अब अगर मान लीजिए कि अगर हो सकता है ऐसा कि रेलवे को वहां पे आपको सर्विस ज़्यादा लगी हो और आप किसी दूसरे काउंटर पे जो जाए वहां पे ट्रैफिक ही ना हो, तो रेलवे का क्या हुआ, सोर्स भी मिसयूज हो रहा है कि एक काउंटर खाली पड़ा है, एक केबिन खाली पड़ा है और एक केबिन में ज़्यादा लोग चले गए और उन्होंने टिकट नहीं लिया और चले गए।
तो अब अगर मान लो आप ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या होगी? मान लो अगर रेलवे को इसका सोल्यूशन निकालना हो, रेलवे क्या करेगा? बोलेगा ऐसा करते हैं, हम एक गार्ड खड़ा कर देते हैं और गार्ड साहब क्या करेंगे, जो 10 के 10 काउंटर हैं उस पे जो कोई आएगा उसको बोलेंगे ऐसा, आप काउंटर नंबर 2 पे चले जाओ, आप काउंटर नंबर 3 पे चले जाओ, आप काउंटर नंबर 4 पे चले जाओ। तो अब क्या हुआ, अब रिक्वायरमेंट के अनुसार जैसे जैसे लोग आ रहे हैं कि हमें टिकट लेना, वो उनको काउंटर पे डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। वो गार्ड साहब ने अपने पास किसी बंदे को खड़े होकर ये बोलना है कि ऐसा करो, तुम अभी रुके रहो, अभी नहीं जाना है। वो बस कह रहे हैं, आपको एक तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो आपकी इनकमिंग ट्रैफिक है, जो पैसेंजर टिकट लेने आ रहे हैं, वो समझो आपकी एक तरह से इनकमिंग ट्रैफिक है, और जितने काउंटर हैं वो समझ लो सर्वर है। तो गार्ड साहब जो यहाँ पे आपके खड़े हैं, ये समझो ये लोड बैलेंसर हो गए। ये क्या कर रहे हैं, केवल बता रहे हैं कि आप काउंटर नंबर 2 पे चले जाओ, आप काउंटर नंबर 3 पे चले जाओ, आप काउंटर नंबर 4 पे चले जाओ। इसका क्या फायदा हुआ? इसका एक तो फायदा ये हुआ कि किसी भी एक काउंटर पे भीड़ नहीं लग रही है और लोग स्मूथली टिकट ले रहे हैं। दूसरा क्या हुआ, ऐसा भी नहीं होगा कि कोई काउंटर खाली पड़ा होगा, उस रिसोर्स का यूज ही नहीं हो रहा होगा और किसी एम्प्लॉय के ऊपर ज्यादा लोड आ रहा होगा। पता चला एक काउंटर पूरा खाली है और एक पे आपने लोड ज्यादा दे दिया, वो कहेगा बंदा कि मैं अब टिकट ही नहीं काटूंगा, और पता चला वो भी छोड़ के चला गया। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन नहीं बनेगी और सबका जो काम है वो इक्वली डिवाइड होगा। तो उसका एडवांटेज ये होगा कि इफिशिएंसी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी कि लोग ये नहीं समझेंगे कि अरे भीड़ ज़्यादा है, हम दूसरे जाके दूसरे मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लें, जैसे कि बस हुआ या मेट्रो हुआ, इस तरह का कुछ। तो ये सारे जो है लोड बैलेंसर का एक तरह से आपका एडवांटेज हुआ। तो आपको सीधे एकदम सीधे लैंग्वेज में ये समझ में आ गया होगा कि लोड बैलेंसर काम क्या करता है। लोड बैलेंसर बस क्या करता है, जो आपकी इनकमिंग ट्रैफिक है उसको इक्वली डिवाइड कर देता है। अब अगर आप लोड बैलेंसर के अंदर की बात करें आगे की चीजें, तो लोड बैलेंसर को जो आपने इंस्ट्रक्शन दे रखी है सिर्फ वो उस पर काम करेगा। जैसे अगर मान लिए जी आपने बोला कि 443 या HTTPS आपका जो होता है कि उसके थ्रू, जैसे मान लीजिए हम कोई साइट जब हिट करते हैं तो HTTPS flipkart.com है, तो अगर लोड बैलेंसर को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो HTTPS की ट्रैफिक आएगी उसको आपको हमारे सर्वरों में इक्वली डिवाइड करना है, बाकी कोई ट्रैफिक को आपको नहीं डिवाइड करना। हो सकता है कोई और ट्रैफिक हो, वो एप्लीकेशन मतलब लोड हमारा जो सिस्टम है वो उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके। आप ऐसे समझ लो कि अगर मान लो आप जो जितने भी पैसेंजर आ रहे हैं उसको गार्ड एक एक करके लाइन में लगा के मतलब एक एक काउंटर पे भेजते जा रहे हैं। मान लीजिए उसी टाइम ऐसा है कि जो चाय देते हैं वैसा या कुछ मान लीजिए स्नैक्स देना हुआ, वो लोग आ गए और वो काउंटर पे सप्लाई करते हैं पर काउंटर पे। अब अगर आप उस बंदे को बोलोगे कि आप लाइन में लग के जाओ, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा हमें इतना पूरे दिन सप्लाई करना है और हम यहाँ लाइन में 2 घंटा खड़े होकर अपना समय नहीं, वो चला जाएगा। तो ये भी एक सिचुएशन बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे गार्ड साहब हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्लियरली कि आपको सिर्फ जो टिकट लेने आ रहे हैं उनको डिवाइड करना है। बाकी मान लीजिए कोई सफाई करने आ रहा हो, कोई सामान देने आ रहा हो, वो डायरेक्ट जिस काउंटर पे जाना चाह रहा है या जिसके थ्रू मतलब जो टिकट दे रहे हैं उनसे अगर मिलना चाह रहा है तो वो डायरेक्ट मिल सकता है। सेम यही सिचुएशन आपके लोड बैलेंसर की भी होती है कि लोड बैलेंसर को जो चीज आपने बोल रखी है सिर्फ वो उस चीज को डील करेगा। उसके बाद की जो चीज है, अगर वो मान लीजिए कोई ट्रैफिक आती है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहती है, उसके पास उसकी डिटेल है, जैसे मान लीजिए कोई इंस्टांस है उसकी पब्लिक आईपी उस जो इनकमिंग ट्रैफिक है उसके पास है, वो पब्लिक आईपी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, तो लोड बैलेंसर इसमें कुछ नहीं करेगा, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। ये एक चीज हो गई। और अगर आप दूसरी चीज समझो कि लोड बैलेंसर लगाने का जो मैं आपको एडवांटेज बता रहा हूं, हाई अवेलेबिलिटी बढ़ती है। आप आगे पढ़ोगे कि हाई अवेलेबिलिटी अगर AWS में बात करें तो वो लोड बैलेंसर भी एक है, ऑटो स्केलिंग है। इस सब के थ्रू हाई अवेलेबिलिटी का मतलब बेसिकली यही हुआ कि कितना टाइम आपका सिस्टम अप है, कि ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 9.5 टाइम्स होता है, 9 की इतना अगर है तो बहुत अच्छा सिस्टम माना जाता है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट के अनुसार कि आपकी अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। जैसे आपको अगर सेम इसी एग्जांपल को हम रखते हैं काउंटर का, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास जो 10 काउंटर हैं, उस 10 काउंटर पे एक इंटरनेट लगा है, मान लीजिए BSNL का लगा है। मान लीजिए किसी रीजन में अगर मान लीजिए कुछ इशू हुआ,
अगर मान लीजिए वो BSNL का इंटरनेट बंद हुआ तो क्या होगा, आपकी पूरी ट्रैफिक जो है वो बंद हो जाएगी। पूरी ट्रैफिक बंद हो जाएगी मतलब आपका आउटपुट आना जीरो हो जाएगा, कोई भी सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा होगा। तो इसीलिए AWS में और लोड बैलेंसर के केस में ये हमें मतलब रिकमेंडेड होता है कि जो आप इंस्टांस सेलेक्ट कर रहे हो वो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में सेलेक्ट करो। उसका एडवांटेज क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई एक अवेलेबिलिटी जोन खराब होता है या उस पर कुछ इशू आता है तो बाकी जो आपकी ट्रैफिक है वो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पे लोड बैलेंसर अपने आप ट्रांसफर कर देगा। तो ये इसका एडवांटेज होता है। जैसे मान लीजिए अगर 10 टिकट काउंटर में आपका अगर 10 पे BSNL ना लगने के बजाय मान लीजिए 2 में जियो लगा होता, 2 में एयरटेल लगा होता, 2 में BSNL लगा होता, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट होता। मान लीजिए कभी जियो का या एयरटेल का कुछ हुआ और कोई इशू आया जिसकी वजह से उसकी नेट नहीं चल रहा, तो आपका क्या होगा कि 10 में 2 जो सर्विस है वो बंद रहेगी, बाकी 8 चलता रहेगा। अब अगर 8 आपका चल रहा है तो जिनको आपने खड़ा किया है, मान लीजिए हमारी सिचुएशन में गार्ड साहब वहां पे खड़े हैं, तो उनको आपने क्या किया, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ठीक है ये 2 सिस्टम नहीं चल रहे, अब जो ट्रैफिक आएगी हम उसको जो इसके बाद 8 हमारे जो सिस्टम चल रहे हैं हम उस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लोड थोड़ा बढ़ा लेकिन लोड क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट रहा और आपका आउटपुट आता रहा। मान लीजिए जो पहले जो टिकट लेके कोई 5 मिनट में चला जा रहा था वो हो सकता है 6 मिनट में जाए या 6.5 मिनट में जाए, पर अभी भी वो टिकट पा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मान लीजिए अगर लोड बैलेंसर ना होता तो मान लीजिए वो जो फॉल्टी काउंटर है कि जहाँ पे नेट ना चल रहा वहां जाके लोग भीड़ लगा लेते और फिर बोलते हैं कि रेलवे की सर्विस डाउन है। तो ये सिचुएशन, इन सब सिचुएशन में आपका लोड बैलेंसर काम करता है। दूसरी सिचुएशन आप समझो, जैसे मान लीजिए कि किसी रीजन से काउंटर पे जो टिकट काट रहे हैं उनको कहीं जाना पड़ा, जैसे मान लीजिए वॉशरूम जा रहे हैं या लंच के लिए जा रहे हैं या किसी और रीजन से जा रहे हैं वहाँ पे। अगर मान लीजिए जैसे लंच के लिए वो गए, अब आप ये मत सोचना कि केवल SBI वाले ही लंच पे जाते हैं, रेलवे वाले भी जाते हैं, बस बदनाम SBI वाले ज़्यादा हो गए वो अलग बात है। वो एक उनकी क्या कहते हैं, गोपाल दास नीरज की बहुत बढ़िया लाइन है, उन्होंने अभी कुछ साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया, उन्होंने बहुत बढ़िया लाइन लिखी है कि हम तो इतना बदनाम हुए इस जमाने में, आपको लगेंगी सदियां हमें भुलाने में। तो वो वाली सिचुएशन इस टाइम SBI की है कि इतना ज़्यादा बदनाम हो गए कि हमेशा लंच का नाम सुनते ही आपका SBI का याद आता है। ये रेलवे के जो एम्प्लॉय जो टिकट काट रहे थे वो चले गए लंच के लिए। अब क्या होगा, अब जो वहाँ पे सिक्योरिटी पे जो पर्सन है वो देखेगा कि अच्छा काउंटर नंबर 8 जो अभी है या 9 है वो अभी वहाँ पे कोई नहीं है। वो क्या करेगा, उसके पास एक तरह से इनपुट आया, यही जो काउंटर 8 या 9 से इनपुट उसके पास आया कि ये वाला काउंटर अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो वो क्या करेगा, वहाँ की जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को दूसरे काउंटर पे भेजने लगेगा और उसको वो इग्नोर कर देगा। अगर मान लीजिए जैसे जो इसमें आप ऑटो स्केलिंग जब ऐड किए होते तो वो क्या करता कि एक और नया इंस्टांस क्रिएट कर लेता। तो ये लोड बैलेंसर क्या है, जो टारगेट ग्रुप आपका होता है वो क्या करता है, वो हेल्थ चेक करता है कि अगर आपका इंस्टांस जो है ये प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं। अगर वर्किंग नहीं है तो वहां पे वो ट्रैफिक नहीं भेजेगा, क्योंकि वो तो फिर आउटपुट आएगा नहीं। अगर ट्रैफिक वर्किंग नहीं, आपका इंस्टांस वर्किंग नहीं है तो आउटपुट नहीं आना। तो ये सारी चीजें जो है लोड बैलेंसर का ध्यान रखता है, आपकी जो ट्रैफिक है वो उसी इंस्टांस पे भेजेगा जो हेल्दी है, जिससे आपको आउटपुट भी आए, और इसीलिए वो हर सिचुएशन में वर्किंग रहेगा। अभी मान लीजिए अगर वो एक अनहेल्दी इंस्टांस है और उस पर अगर वो नहीं डिटेक्ट कर पाया और एक ट्रैफिक उस पर भेजा, उस पर आपकी ट्रैफिक जो गई वो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो आपका मतलब जो कस्टमर है वो चला गया। वो मान लीजिए अगर हम फ्लिपकार्ट का है, वो मान लीजिए अमेजोन पे चला गया, तो ये आपका लॉस है। मान लीजिए अगर फ्लिपकार्ट पे 500-500 या 400-400 के 1,000 के लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कोई मान लीजिए आईफोन खरीदने आया 1 लाख का, उसको आपने अनहेल्दी पे भेज दिया तो उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आया, वो तो कहा भाई सर्विस बहुत खराब है और चला गया अमेजोन पे। तो इतनी ट्रैफिक आने का क्या फायदा हुआ कि जब जो आपका मेन आउटपुट मतलब जो सबसे ज्यादा फायदे वाला कस्टमर था वो तो आपने गंवा दिया। तो इसीलिए ये जो लोड बैलेंसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चेक करता रहता है कि कौन सा इंस्टांस आपका हेल्दी है कौन सा नहीं है। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको भी एक तरह से आपका इंस्टांस क्रिएट करता है। अब जो आपका समझ लीजिए कि जब आप अभी लोड बैलेंसर हम आगे लैब में देखेंगे तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें पॉइंट वाइज और काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, जैसे
कि आपने पहले की भी वीडियो में देखा होगा, जितने भी पॉइंट रहते हैं हम सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो वो लाइन वाइज हम पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप अभी समझिए तो जो हमारा जो टारगेट होता है वो टारगेट हमारा यही होता है, जो हमारा इंस्टांस होता है। कुछ सिचुएशन में मान लीजिए हमारा आईपी हो गया या हमारा लेमडा हो गया, तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर इंस्टांस हो गया तो आपका टारगेट हो गया, और अगर एक से ज्यादा जैसे 4-5 इंस्टांस का आपने बना रखा अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में और सबको 443 पोर्ट के लिए अलाउ कर रखा है, तो उसको एक साथ कंबाइन करके वो टारगेट ग्रुप आपका बनता है। तो ये जो बेसिक चीजें होती हैं। और जो लोड बैलेंसर आपका होता है उसमें एक, अगर एक और आप एट्रीब्यूट की बात करें तो उसमें एक होता है लिसनर। लिसनर आपको नाम से लग रहा होगा क्या करता है, लिसन करता है कि जो इनकमिंग ट्रैफिक है वो किस पोर्ट के लिए। जैसे 443 पोर्ट की अगर इनकमिंग ट्रैफिक है तो वो लिसनर डिसाइड करता है कि ये 443 की है, और लोड बैलेंसर के थ्रू उसकी मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये बेसिक उसके टर्म होते हैं। हालांकि अभी हम जब चलेंगे लैब में तो हम इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे, 2-3 वीडियो आएंगी। अब अगर आप बात करो दूसरा कि ये तो हो गया आपको जो लोड बैलेंसर था समझ में आ गया। अब अगर बात करो लोड बैलेंसर के टाइप की, तो बेसिकली जो आप बात करो, पहले जो था, पहले क्लासिक लोड बैलेंसर हुआ करता था, उसको AWS ने क्या बोला, प्रीवियस जनरेशन बोल दिया। अब अगर अभी आप करंट में बात करो तो आपके पास एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है, एक नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है, एक गेटवे लोड बैलेंसर होता है। 3 तरह के लोड बैलेंसर ये हैं। और एक जो क्लासिक था, क्लासिक से अलग हो के ये क्यों बना वो भी हम समझेंगे। जैसे क्लासिक क्या था कि जो लेयर 4 और लेयर 7 है OSI मॉडल की आपकी, उस पे दोनों पे काम करता। अब इन्होंने उसको पर्टिकुलर कर दिया। जैसे मान लीजिए आपको जो सर्विसेज अच्छी होती हैं तो हम OSI जो लेयर 7 होता है, जो हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, उस पे जो ट्रैफिक आती है वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कंट्रोल करता है। और जैसे लेयर 4 पे जो हमारी ट्रैफिक आती है उसको हमारा ये जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है, नेटवर्क लोड बैलेंसर आप समझ लीजिए कि लेटेंसी को बहुत मिनिमाइज कर देता है, आपके सिस्टम को बहुत स्पीड दे देता है। और जो आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है वो एक तरह से अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि आपको मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारे हम एक एक करके जो लैब होगी हम उसमें देखेंगे कि कैसे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं, कैसे उसके बाद नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर कैसे हम इन सब पे काम करते हैं। तो वो हम सारे आगे की वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अगर आप बेसिक की बात करो तो आपको क्लियर ये समझ में आ रहा होगा कि लोड बैलेंसर क्या होता है, इसका काम क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप अपनी भाषा में इसको समझा भी सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है और जनरली जो कैंडिडेट होते हैं वो लाइन रट के आए होते हैं, और उसमें अगर बेसिक भी कुछ पूछ लेता है कि अगर ये सिचुएशन हुई तो क्या होगा, तो उसका वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस कंडीशन में है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि लोड बैलेंसर होता क्या है, इसका एडवांटेज क्या है और क्या क्या हमें इससे प्रॉफिट हो रही है और क्यों ज़रूरत पड़ी, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब एक और चीज़ इसमें अगर आप समझो कि अगर मान लीजिए हमारे पास 10 काउंटर हैं, अगर मान लो वो बाहर के बंदे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हर काउंटर पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो बोलेगा भाई इस लाइन में लगो, ये करो। अब अगर उसको आप हटा दो तो उसकी कॉस्ट क्या हुई, ज़्यादा आएगी। अगर मान लीजिए एक बंदा आपने लगा दिया कि बोला गया कि आप लाइन मैनेज करो 10 काउंटर की, तो वो उसका आउटपुट कम आएगा। सेम आउटपुट मतलब सेम आएगा, कॉस्ट कम आएगी। तो सेम यही सिचुएशन आपकी होती है इंस्टांस के लिए। अगर आप लोड बैलेंसर नहीं यूज करते हो तो आपको 10 के 10 इंस्टांस को पब्लिक आईपी चाहिए होगी, और पब्लिक आईपी भी आपको नॉर्मल जो AWS का इंस्टांस क्रिएट करते हुए मिलती है वो नहीं ले सकते हैं, आपको इलास्टिक आईपी लेनी पड़ेगी। कि किसी रीजन में, वो हम पहली वीडियो में देख भी चुके हैं, किसी रीजन से आपको इंस्टांस को जो है रीस्टार्ट करना पड़ा, या कुछ देर के लिए स्टॉप करना पड़ा, या उसका टाइप चेंज करने के लिए हमें स्टॉप करना पड़ा, तो आपकी पब्लिक आईपी चेंज हो जाती है। वो हम दिखा भी चुके हैं कि हमारी पब्लिक आईपी चेंज हो जाती है। तो इसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें इलास्टिक आईपी लेनी होती है। अब अगर आप बात करो कि इलास्टिक आईपी आप 10 इंस्टांस के लिए लिए हो, अगर मान लो 300-400 रुपये मंथली कॉस्ट आती है, तो आपका 3000-4000 रुपये कॉस्ट इसकी आ रही है।
और लोड बैलेंसर की कॉस्ट इसके कंपेयर में काफ़ी कम होती है और इसमें आपको पब्लिक आईपी भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम इंस्टांस, जब हम एक इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो उसमें पब्लिक आईपी आती है, पर उसकी सिचुएशन ये भी होती है कि हम पब्लिक आईपी ना लें। वो मैंने दिखाया भी था आपको कि हमें अगर पब्लिक आईपी ना लेनी हो तो उसको इनेबल नहीं करते, वो डिसेबल कर देते हैं पब्लिक आईपी का सेक्शन। तो अगर हमें पब्लिक आईपी ना भी लेनी हो तो हमारा लोड बैलेंसर उसको मैनेज कर लेगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका जो इंस्टांस है उसको पब्लिक आईपी की भी जरूरत नहीं है। तो एक एडवांटेज ये भी है, पब्लिक आईपी ना होने का आप समझ लो बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। एक तरह से आप ये समझो कि आपके घर में कितने दरवाजे हैं, अगर आप मान लो कि इंस्टांस के पास पब्लिक आईपी है तो उसके थ्रू भी हैकर कम्युनिकेट कर सकता है। अगर पब्लिक आईपी ही नहीं होगी तो आप समझ लो कि अगर कोई हैकर आता तो उसको लोड बैलेंसर के थ्रू ही आना होगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर लोड बैलेंसर को आपने सिक्योर किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पब्लिक आईपी हम अपने इंस्टांस को अलॉट नहीं करते हैं जब हम लोड बैलेंसर यूज कर रहे होते हैं। आप कर सकते हैं पर उसकी जरूरत नहीं होती। अगर जरूरत नहीं है तो आप क्यों रिस्क लोगे कि अगर मान लीजिए कोई एक्सेस करना चाहता है तो वो अगर उसके पास कुछ पोर्ट ओपन है तो उसके थ्रू वो एक्सेस कर लेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपका जो इंस्टांस होता है उसकी पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ लोड बैलेंसर होगा और लोड बैलेंसर के थ्रू प्राइवेट आईपी से वो कनेक्ट होगा। तो ये चीजें मुझे लगता है आपको बेसिक जो है समझ में आ गया कि लोड बैलेंसर क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या एडवांटेज होता है, कैसे वो चीजों को मैनेज करता है, कैसे वर्क करता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अभी जब मैं लैब इसमें करेंगे अगले वीडियो में तो उसमें हम पूरे डिटेल में देखेंगे एक 1 बाय 1 करके कि लोड बैलेंसर कैसे काम करता है और कैसे उसका हम यूज करते हैं अपने जो डेली लाइफ में जो एप्लीकेशन सर्वर और ये सब होते हैं उनको मैनेज कैसे करते हैं। और एक दो पॉइंट अगर बात करो आप लोड बैलेंसर की, तो पहली बात ये कि लोड बैलेंसर फ्री नहीं होता। अगर आप फ्री टीयर में भी यूज कर रहे हैं तो लोड बैलेंसर का आपको चार्ज देना है। चार्ज काफी कम होता है, 0.012 या समथिंग इस रेंज में होता है डॉलर पर आवर का। बट अगर मान लीजिए आप फ्री टीयर में यूज कर रहे हो, आपने लोड बैलेंसर यूज किया तो उसका भी आपको बिल जनरेट होगा। हालांकि मेरे पास और भी ऐसे अकाउंट है जिसमें 6-6 महीने 8-8 महीने पहले बिल जनरेट हुआ, पर AWS मतलब बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं 50 रुपये 100 रुपये के लिए। तो आप निश्चिंत होकर लैब करिएगा, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी रीजन से आपका अकाउंट आगे जाके कुछ इशू भी आता है तो आप नया भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक चीज़ है, एक ईमेल आईडी की सिर्फ ज़रूरत होती है। तो वो बेसिकली बिजनेस लेवल पे AWS की अर्निंग है, वो चाहते हैं कि लोग सीखें और यूज़ करें, तो वो प्रैक्टिशनर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कहीं भी कोई पूछे तो लोड बैलेंसर फ्री नहीं है किसी भी रीजन में। आप मतलब किसी भी टाइप के अकाउंट में, चाहे वो बिजनेस हो चाहे फ्री टीयर हो, कहीं भी हो। और दूसरी बात यह है कि आपका लोड बैलेंसर जो होता है वो आपके इंस्टांस को इफेक्ट नहीं करता, उसकी मॉनिटरिंग जरूर करता है कि ये हेल्दी है कि नहीं है और इस पे ट्रैफिक हमें भेजना है कि नहीं भेजना है। बट वो किसी भी रीजन से मतलब किसी भी सिचुएशन में आपके इंस्टांस को इफेक्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका मान लीजिए इंस्टांस अनहेल्दी हुआ तो उसको वो डिलीट मार देगा, ऐसा नहीं है। वो बस उस पे कम्युनिकेट रोक देगा जब तक कि वो हेल्दी नहीं हो जाता है। वो पिंग करता रहेगा। जैसे ही वो हेल्दी आएगा फिर उस पे वो ट्रैफिक भेजने लगेगा। वो हम देखेंगे, हम रूल भी सेट करते हैं कि कितने मतलब हेल्दी पैकेट आने के बाद आप इसको हेल्दी समझेंगे, कितने पैकेट नहीं रिसीव होने के बाद आप इसको अनहेल्दी समझोगे। ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे लैब में। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि इंस्टांस क्या होता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, एक तो फ्री नहीं है और दूसरा वो आपके EC2 इंस्टांस को इफेक्ट नहीं करता है। इंटरव्यू में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या जो आपका लोड बैलेंसर है वो आपके इंस्टांस या आपकी IP या लेमडा जो भी है उसको इफेक्ट करता है? नहीं इफेक्ट करता। वो कुछ भी नहीं करेगा, बस वो चेक कर लेगा कि अच्छा ये हेल्दी है तो हम इसका यूज करेंगे, अगर हेल्दी नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए आप लोड बैलेंसर को डिलीट करते हैं तो आपका इंस्टांस सेम वर्किंग में रहेगा। अब वो क्या होगा कि लोड बैलेंसर हट जाएगा तो अगर अब किसी को कम्युनिकेट करना होगा डायरेक्ट IP के थ्रू करेगा, अगर उसके पास पब्लिक IP है तो। ये मतलब नहीं हुआ कि अगर आपका लोड बैलेंसर हटा तो आपका कम्युनिकेशन रुक गया, ये नहीं मतलब है। कम्युनिकेशन जो लोड बैलेंसर के थ्रू हो रहा था
वो इफेक्ट करेगा, और आपका लोड बैलेंसर के डिलीट होने से ना आपके इंस्टांस पे कोई इफेक्ट आएगा, ना उसके जो आप बात करो कि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होगा कि आपने लोड बैलेंसर डिलीट किया तो इंस्टांस भी टर्मिनेट हो गया। तो ये सारी जो बेसिक पॉइंट होते हैं इनका आप ध्यान रखिएगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि लोड बैलेंसर क्या होता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है। तो लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी डिटेल हम सीख गए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम पहले एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, फिर नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर, इन सब की अलग अलग वीडियो आएगी। उसमें हम पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या होता है, उसमें कौन सी पॉइंट का हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद हम उसके लैब पे जाएंगे, जैसे कि हम पहले की वीडियोज में करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए एसएस टेक ग्रिप। और इससे अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर करेंगे और उसकी लैब देखेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।